हेलो प्रो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन में आपका सिलेबस का वन ऑफ द मोटा भाई चैप्टर दैट इज एग्जिम्पशन फ्रॉम जीएसटी। कई बच्चों को ये बहुत बड़ा लगने की वजह से वो पढ़ते नहीं है, बट देखिए इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अगर एक बड़े क्वेश्चन में एग्जिम्पशन के 2-3 पॉइंट डाल दिए और अगर आप वो क्रैक नहीं कर पाए तो आपका बड़ा क्वेश्चन का टोटल आंसर भी रॉन्ग आएगा और वो पॉइंट तो रॉन्ग आएंगे ही, तो इसका वो रिस्क है। प्लस सेपरेट क्वेश्चन आया वो भी मिस आउट हो जाएगा, तो ये चैप्टर छोड़ने लायक तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार बहुत ज्यादा आता है, बट आपको करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो देखो चैप्टर बड़ा है, आई नो दैट, फिर मैं किस लिए हूं? मैं हूं ना आपको कराने के लिए, तो मैं आपके लिए एकदम इजी कर दूंगा, बस आप इसको फोकस से सुनिए। एग्जिम्पशंस फ्रॉम जीएसटी रैपिड रिवीजन। सबसे पहले सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये क्या कहता है? गवर्नमेंट के पास पावर है एग्जिम्पशन देने का। जनरल एग्जिम्पशन, स्पेशल एग्जिम्पशन, दोनों ही पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी। पहला वाला जो जनरल एग्जिम्पशन है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट के थ्रू आता है, स्पेशल एग्जिम्पशन स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आता है। और दोनों में ही लॉ कहता है हम आने वाले 1 साल के अंदर अंदर किसी तरह का एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन ऐड कर सकते हो उस एग्जिम्पशन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा। अब बात करते हैं कौन सी सर्विसेज एग्जिम्प्ट है। पहला एजुकेशनल सर्विसेज एग्जिम्प्ट है। इसके लिए आपको पहले जानना होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या मीनिंग है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का 3 मीनिंग है। पहला प्री स्कूल इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एंड स्कूल अप टू एचएस। दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कराता है। सर किस तरह का? कॉलेज में आप जो पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में आप जो पढ़ाई करते हैं, बीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ देने वाली चीज कर रहे हैं वो वाले कोर्सेज सारे आ जाएंगे। और इसके अंदर लॉ ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया, सेंट्रल या स्टेट का भी कोई एजुकेशनल बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उस केस में उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया सेकंड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कराता है। और याद रखना ये जो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स करा रहा है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं एनसीवीटी एससीवीटी। 2 कीवर्ड याद कर लो, एनसीवीटी एससीवीटी अप्रूव्ड, आईटीआईज। ये हो गया थर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग। अब बात करते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तहत क्या लॉ ने एग्जेम्पशन देने की कोशिश की इनके नाम के साथ। नंबर 1, कोई भी सर्विस, ये तीनों में से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को, फैकल्टी को और स्टाफ को दे दे, एग्जेम्प्ट है। सेकंड, एंट्रेंस एग्जाम, अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीनों में से कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो किसी को भी दे दे ये सर्विस, एग्जेम्प्ट है। एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। थर्ड, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जाम। अब ये वो नहीं है एंट्रेंस एग्जाम, वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। सर कैसी सर्विस? आप एग्जांपल दीजिए। देखो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना है ऐसी जगह पर जहां हमारा इंस्टीट्यूशन का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तब किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से बात करनी होगी, वो रेंट लेगा तो वो रेंटल चार्ज। पेपर सेट कराया किसी पेपर सेटर से तो उसका चार्ज। प्रिंटिंग चार्ज, अगर हमको प्रिंटिंग करानी पड़ रही है उन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पेपर के लिए तो प्रिंटिंग चार्ज। इस तरह के बहुत सारी सर्विसेज हमको लेनी पड़ती है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। वो सारी सर्विस देने वाला कोई भी हो, लेने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऊपर के तीनों में से कोई भी हो, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब उल्टा होगा। अब सर्विस देने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो देखो आओ बताता हूं फिर से, और लिमिटेड है अब एप्लीकेबिलिटी। सर्विस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल देने वाला सप्लायर तो कोई भी हो, लेकिन सर्विस लेने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैटेगरी 2 ही होना चाहिए। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्री स्कूल, स्कूल अप टू एचएस भी नहीं और वोकेशनल वाले भी नहीं। और लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, 3 ही जन का ट्रांसपोर्टेशन। केटरिंग, मिड डे मील या सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म हुआ कहां पर? उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सब सर्विस ली गई। सिक्योरिटी की, क्लीनिंग की या हाउस कीपिंग सर्विस उसके अंदर ली गई तो सप्लायर तो चाहे कोई भी हो, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो सर्विस ले रहा है वो कैटेगरी 1 का होना चाहिए। कैटेगरी 1 का मतलब प्री स्कूल या स्कूल अप टू एचएस। वो लोग अगर ये सर्विस लेंगे तो उनको भी एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद एक नोट है कि अगर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाला कोर्स नहीं है, वोकेशनल कोर्स नहीं है, स्कूल, प्री स्कूल या अप टू एचएस के स्कूल वो कोर्स नहीं है तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसका एग्जांपल नोट में दिया हुआ, आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में एग्जेम्प्ट है। किस टाइप का स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज? देखो ये मत जानो कौन करवाता है, ये नाम खाली छोटे छोटे याद कर लो, काम हो गया आपका। एनएसडीसी, एसएससी एक वर्ड याद कर लो। सेकंड में भी है, थर्ड में डीजीटी है, उसके ट्रेनिंग सर्विस सेंटर्स, और एक है डीडीयू जीकेवाई। बस इतने नाम याद कर लो, हो गया। डीडीयू जीकेवाई, एनएसडीसी, एसएससी और एक डीजीटी। नेक्स्ट आइए, फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? नंबर 1, ट्रेनिंग कोचिंग। फिर से ट्रेनिंग रिलेटेड है, ट्रेनिंग कोचिंग दिया गया है किसमें? आर्ट, कल्चर और आर्ट और कल्चर के कोई भी फॉर्म में, आर्ट और कल्चर का कोई भी फॉर्म में आप ट्रेनिंग कोचिंग दे दो।
कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ कल्चर हो, स्कल्पचर मेकिंग हो, आर्ट कल्चर में सब आ जाएगा। म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, सब चलेगा। आर्ट कल्चर का कोई भी फॉर्म हो, ट्रेनिंग कोचिंग अगर आप उसमें दोगे, एज एन इंडिविजुअल दोगे, तब रिसिपेंट कोई भी एग्जामिशन है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कोचिंग दो, एग्जामिशन मिलेगा, लेकिन सप्लायर होना पड़ेगा एक चैरिटेबल एंटिटी को। अगर चैरिटेबल एंटिटी ये सप्लाई देगा तब तो एग्जामिशन है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट, लैंडिंग ऑफ बुक पब्लिकेशन। अगर आप बुक पब्लिकेशन लैंड करते हैं अपने स्टूडेंट, किसी को भी पब्लिक लाइब्रेरी लैंड करती है तब एग्जामिशन है। इसका मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी ये काम करेगी तो एग्जामिशन नहीं है। बट सर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ऊपर के मीनिंग में फॉल कर जाए वो करे तो वो एज लॉन्ग एज स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को लैंड करे तब तक तो एग्जामिशन है, ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। सर परफॉर्म कर रहे हैं हम कहीं पर, यस आप जाकर डांस कर रहे हो, ऐसा सोच लो, आप जाकर परफॉर्म कर रहे हो। पहली चीज, फोक में या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में, फोक आर्ट फॉर्म या क्लासिकल दो ही फॉर्म लिखा हुआ, और वो भी किसके अंदर, म्यूजिक, डांस और थिएटर, और कुछ भी नहीं। स्कल्पचर मेकिंग इसमें नहीं आएगा, कहीं जाकर स्कल्पचर बनाओगे नहीं चलेगा। म्यूजिक का काम करो, आर्ट का कल्चर, म्यूजिक, डांस और थिएटर का काम करोगे और कुछ नहीं। उसमें भी फोक फॉर्म में और क्लासिकल फॉर्म में करोगे ये काम। किया सर, तब एक परफॉर्मेंस का अगर आप अप टू 1.5 लाख चार्ज करते, एक परफॉर्मेंस का, वन परफॉर्मेंस का अप टू 1,50,000 चार्ज है, उससे ज्यादा नहीं, तब लॉ कहता है वो जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है सप्लायर उसको होना पड़ेगा रिसिपेंट, कोई भी एग्जामिशन मिलेगा, बट वो आर्टिस्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विस नहीं देनी है, तब टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 4, राइट टू एडमिशन टू सर्टेन इवेंट और प्रोग्राम। कुछ पर्टिकुलर इवेंट और प्रोग्राम में अगर आपको राइट टू एडमिशन मिलता है तो वहां एग्जेम्प्ट है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉइंट, लास्ट लाइन पहले ही पढ़ लो, द कंसिडरेशन नॉट मोर देन 500 रुपया पर पर्सन। मतलब एक आदमी का एंट्री चार्ज, टिकट का चार्ज 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, एग्जामिशन तब है, उससे ज्यादा हो तो हमेशा ही टैक्सेबल है। अब क्या क्या जगह जाने पर, एंट्री लेने पर एग्जामिशन आओ फटाफट, सर्कस, डांस, म्यूजिक, थिएटर, ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेजेंट, प्लेनेटेरियम, एनी स्पोर्ट इवेंट, 500 रुपए तक का एंट्री चार्ज, एग्जामिशन नहीं तो टैक्सेबल है। नेक्स्ट आइए, एडमिशन टू प्लेसेस और प्रीमाइसेस, एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, जूज और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ताजमहल ले लो, ऐसे बहुत सारे इंडिया में, ये सब जगह अगर आप एडमिशन लेते हैं और वहां पे भी एंट्री चार्ज लगती है, जीएसटी एग्जाम्प्ट है, कितना भी एंट्री चार्ज हो, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, स्पोर्ट्स सर्विसेज। स्पोर्ट्स सर्विसेज में कौन किसको सर्विस दे रहा है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वही तो सर्विस देगा। तो देखो सर्विस कौन सी, स्पोर्ट रिलेटेड सर्विस पढ़ लिया। सप्लायर कौन, सर्विस देने वाला कौन, और रिसिपेंट कौन, लेने वाला कौन। आओ, सप्लायर और रिसिपेंट। सप्लायर प्लेयर खिलाड़ी, कोच सिखाने वाला, रेफरी और अंपायर। देखो कुछ गेम में रेफरी होते, कुछ गेम में अंपायर होते, तो आप ऐसे याद कर लो दोनों साथ में। देखो खेलने वाला और सिखाने वाला, प्लेयर, कोच, रेफरी, अंपायर और एक टीम मैनेजर, बस ये 5 ही लोग अगर स्पोर्ट्स बॉडी को, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देंगे तो एग्जामिशन है। 5 लोग ही देने चाहिए और कोई नहीं। और उसमें भी देखो कंडीशन क्या है, फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इवेंट, ऐसा स्पोर्ट इवेंट होना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइज करने वाला, ऑर्गेनाइज बाई अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, ऐसा स्पोर्ट इवेंट जो ऑर्गेनाइज भी स्पोर्ट बॉडी रिकॉग्नाइज जो वही कर रहा है, तब चलेगा, एग्जामिशन मिलेगा। अब आपको पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के जितने भी गेम्स होते हैं वो सब में एग्जामिशन है, स्पोर्ट्स प्लेयर लोगों को जो पैसा मिल रहा है, क्यों सर, क्योंकि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ही वो गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है, इस वजह से। और कोई और ऑर्गेनाइज करेगा तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। अब आइए इस तरफ, रिसिपेंट कौन, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ही रिसिपेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब सर्विस लेने वाला अगर प्राइवेट लोग है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी ले लेते हैं इंडिया की कोई भी, उनको 10 प्लेयर की सर्विस बीसीसीआई से चाहिए। बीसीसीआई को उन्होंने फोन किया और बोला आपके 10 प्लेयर हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉय के साथ क्रिकेट खेलेंगे, हम पैसे दे देंगे आपको। अब प्लेयर बीसीसीआई के बिहाफ में काम करे और बीसीसीआई उस कंपनी के लिए काम करे, ऐसे केस में प्लेयर को जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो स्पोर्ट इवेंट है वो ऑर्गेनाइज एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, न कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो प्लेयर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को जब तक सर्विस देगा एग्जामिशन मिलेगा, प्रोवाइडेड जो गेम ऑर्गेनाइज किया वो भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ही ऑर्गेनाइज करे, तब जाकर। तो ये बातें ध्यान रखना। आईपीएल में जैसे एग्जामिशन है, क्योंकि प्लेयर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के लिए नहीं खेलता, उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है जिसके अंडर उसको सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है अनदर रिकॉग्नाइज बॉडी। ये तो सिंपल है, एक रिकॉग्नाइज बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज बॉडी को स्पोर्ट रिलेटेड सर्विस देगी, एग्जामिशन है। अब स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, अब स्पोर्ट का इवेंट मैं करा रहा हूं, मेरे को पूरा 5 क्रिकेट मैच कराने हैं, मैं स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो मैं ही स्पॉन्सरशिप सर्विस भी दूंगा जितने लोगों को मेरे गेम में ऐड करवाना है। तो अगर मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी तो वो एग्जेम्प्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले ये 5 ही कैटेगरी के लोग होंगे। लास्ट से देखो, पिक्का, बस इतना ही वर्ड बोलूंगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नाम से ही इमोशनल हो जाना,
सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल, नाम ही सेंट्रल है, फेडरल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वगैरह वगैरह, ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल इंडिया सर, बड़े लोग। उसके बाद फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स सर, नेशनल वाले मतलब सारे रिकॉग्नाइज्ड और बड़े लोग हैं, मतलब अप्रूव्ड लोग हैं, या गवर्नमेंट टाइप की बॉडीज है, या गवर्नमेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब तक एग्जेम्पशन है। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में भी अगर उसमें स्पॉन्सरशिप चार्ज लिया गया वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट आइए अब एग्रीकल्चर, बट बिफोर दैट आप एक बार फटाफट इनका खुद भी रिवीजन कर लो, ये मेरा पार्ट हो गया। एग्जामिनेशन लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर क्या है इसमें, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सपोर्ट सर्विस का मीनिंग जानो। पहला लाइन में लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, एनिमल को पालना पोसना भी कवर्ड है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी अगर करोगे तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, सारे एनिमल चलेंगे हॉर्सेस के रियरिंग को छोड़कर। क्या पर्पस के लिए आप ये सब काम कर रहे हो, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अर्न करने के लिए, ये सब आपको चाहिए। तब अगर आप वो सब एक्टिविटी करवाते हो तो जीएसटी बोलता है एग्जेम्पशन है बाय वे ऑफ। अब क्या क्या किया आपने, एक्टिविटी का नाम सीधा। नंबर 1 रेंटिंग लीजिंग ऑफ, सीरियली चलेंगे यहाँ, रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए अगर एग्रो मशीनरी रेंट पे या लीज पे लिया या लैंड लिया तो दोनों में एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट है अब लैंड ले लिया, मशीन ले लिया, तो अब चाहिए लेबर, तो लेबर किसी से सप्लाई ले लो, उसको अगर कुछ कमीशन या चार्ज दिया उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लेबर को आप ट्रेनिंग दोगे तो फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज अगर आप लेते हो वो भी एग्जेम्प्ट है। अब लेबर ट्रेंड होगा तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करेंगे। एग्रीकल्चर ऑपरेशन किस तरह का होता है, कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करवा लो लेबर से, सारी एक्टिविटी किसी से भी करवा लो, किसी भी थर्ड पार्टी से करा लो, सारा एक्टिविटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद सर एक बार अगर बेसिक काम हो गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद होता है सन ड्राइंग, वैसा काम जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का काम कहां कर रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर फार्म पे ही होता है ये सब काम, बाहर नहीं। फिलहाल लॉ ने एग्रीकल्चर फार्म वाला पॉइंट लिया, वहां हो रहा है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, जैसे टमाटर नॉट केचप, जैसे आलू पोटैटो नॉट चिप्स, तो वो सब प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती, बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। सिर्फ हम ये सब प्रोसेस इसलिए करें ताकि वो प्राइमरी मार्केट में बिकने लायक बन जाए, तब तक उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस लोगे तो वहां एग्जेम्पशन है। एक एग्जांपल दिया हुआ, आप उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, आप इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करवा रहे हैं एज जॉब वर्क, और कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आप एग्रीकल्चर फार्म में नहीं करवा रहे हैं, जॉब वर्क पे भी करा रहे हैं, लॉ बोलता है एग्जेम्पशन चलेगा अगर आप प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में करवा रहे हैं तो। अगेन वही प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ जॉब वर्क करवाया और वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहना चाहिए प्रोसेस के बाद जॉब वर्क पे, एग्जेम्पशन तभी है। नोट देख लो आप, पैडी को राइस में मिलिंग करवा लिया तो एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि अब पैडी नहीं है, पैडी राइस बन गया, तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपको भी पता है, अगर हमने प्रोसेस भी कर लिया, अब अगर बेचना है तो उससे पहले आपको लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विस लेनी पड़ती है। ये सब सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। बट अगर आप कोई जगह रेंट पे लोगे और उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखोगे तो रेंटल अमाउंट पर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। स्टोरेज चार्जेस और वेयरहाउस चार्जेस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर स्टोरेज चार्ज, वेयरहाउस चार्ज रेंटिंग से कैसे अलग है? स्टोरेज या वेयरहाउसिंग इज अ फैसिलिटी, रेंटिंग इज जस्ट टेकन अ स्पेस ऑन रेंट, वो है, दोनों में फर्क होता है। आगे बढ़ता हूं। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको अगर बिक्री करना है तो आप एग्रीकल्चर एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या बोर्ड की सर्विसेज लेते हो या कोई कमीशन एजेंट की सर्विस लेते हो, उनका जो भी कमीशन है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। नीचे एक नोट है वो आप सेल्फ पढ़ लेना। आगे बढ़ता हूं। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, अगर आपका ये सब काम फ्रूट वेजिटेबल पर होता है, लॉ कहता है जीएसटी एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड फ्रूट वेजिटेबल इस एक्टिविटी के बाद भी बदलना नहीं चाहिए। फ्रूट शुड रिमेन फ्रूट, वेजिटेबल शुड रिमेन वेजिटेबल। आगे बढ़ता हूं। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, ये सेकेंडरी प्रोड्यूस है, राइस प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं है। सेकेंडरी प्रोड्यूस होने के बावजूद लॉ ने स्पेसिफिकली पॉइंट डाला है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग राइस के लिए अलग से एग्जेम्पशन है। और एक है, देखो क्या, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग सर्विस अगर आप 2 प्रोडक्ट के 4 प्रोडक्ट के लिए लेते हो, सीरियल, पल्सेस और फ्रूट वेजिटेबल के लिए, तो भी एग्जेम्पशन है। सिर्फ 4 सेकेंडरी प्रोड्यूस, ये भी सेकेंडरी प्रोड्यूस ही है। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल के लिए एग्जेम्पशन है स्टोरेज वेयरहाउसिंग की सर्विस। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट के भी माइनर प्रोड्यूस की वेयरहाउसिंग सर्विस एग्जेम्प्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस को छोड़कर कोई भी लाइव स्टॉक, जीव जंतु, उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए जो सर्विस ली जाती है वो एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं।
आगे बढ़ने से पहले आप इतना रिवाइज कर लो एक बार। एग्जेम्पशन लिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है अगर आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को एज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर देते हो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड, प्रोवाइडेड सामने वाला उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की तरह यूज करे और पर्सनल पर्पस के लिए। सर कैसे? देखो, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए कोई जगह दोगे तब तो एग्जेम्प्टेड आंख बंद करके, बट अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो तब दो चीजों की, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है जैसे उसके एम्प्लॉय को रहने दे रहा है तब जीएसटी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज को लेकर अगर सर्विस दी जा रही है बट उसमें दो तीन ही कमेटी है, कुमाऊं मंडल विकास लिमिटेड, हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेज हज कमेटी, तो यहां पर एग्जेम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर को सर्विस दे तो एग्जेम्प्ट है। पहला है इसमें ट्रेड यूनियन, सप्लायर ट्रेड यूनियन है, अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है, एग्जेम्प्ट है, बट क्या अमाउंट ले रहा है? देखो, अगेंस्ट रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और कोई अमाउंट नहीं। नेक्स्ट, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर को सर्विस दे रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? अगेंस्ट मेंबरशिप फीस अप टू ₹1000 पर मेंबर पर ईयर। एक साल में एक मेंबर से 1000 तक का ही अगर मेंबरशिप फीस ले रहे हैं तो उस मेंबरशिप फीस पर जीएसटी नहीं आएगा। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या एक्टिविटी करते हैं? ट्रेड, कॉमर्स से लेकर उन सब के प्रमोशन को लेकर, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और तरह तरह के सामाजिक काम करने के लिए अगर ये लोग ऐसी बॉडी बनाते हैं और मेंबर से 1000 रुपए तक का सालाना लेते हैं तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस सर्विस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जो आप फ्लैट वगैरह में मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं। तो वहां पर देखो, सप्लायर कौन है? रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह के सप्लायर है। सर्विस लेने वाला एक मेंबर होगा, उसका ऑब्वियसली फ्लैट ओनर्स, उन पर मेंटेनेंस चार्ज पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अगर चार्जेस 7500 तक है, 7500 से एक्सीड नहीं कर रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर टैक्सेस, वो ड्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर रहा हूं, वो अगर अप टू 7500 है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर मंथ पर फ्लैट का अमाउंट है ये, पर मंथ पर फ्लैट, पर मेंबर नहीं होगा, पर मेंबर नहीं देखा जाएगा, पर मंथ पर फ्लैट देखा जाएगा। एक मेंबर का अगर 3 फ्लैट है तो वो 3 अलग अलग देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सर्विसेज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर एज ए प्योर एजेंट दी जा रही है, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या कर रहा है? आपके नाम पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उतना ही अमाउंट आपसे लेकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा करवा देता है, तो उस अमाउंट पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एज ए प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है। जहां जहां पर वो एज ए प्योर एजेंट एक्ट करेगा वहां जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, मतलब वहां नहीं आएगा ही नहीं जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। किसी भी तरह का स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर आपसे आरडब्ल्यूए कलेक्ट करता है और जमा करवा देता है, अपना कोई कमीशन चार्ज नहीं करता, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप देखते जाओ, क्या मेंटेनेंस चार्ज अगर अप टू 7500 है, टैक्सेबल नहीं है। प्योर एजेंट की कैपेसिटी में कोई अमाउंट रिकवर किया, टैक्सेबल नहीं है। स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह सिर्फ अमाउंट रिकवर किया है और जमा कराया है, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन उसके अलावा किसी भी तरह का चार्ज अगर कॉमन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के या सोसाइटी के नाम पर कॉमन खर्चे हैं और कॉमन खर्चे को सारे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर कलेक्ट किया, ऐसा कोई एग्जेम्पशन लॉ ने दिया नहीं, तब टैक्सेबल हो जाएगा। ये पॉइंट नेक्स्ट है। और लास्ट पॉइंट की बात करें, और किसी तरह का भी चार्जेस अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मेंबर से लेता है तो टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड भी है, आईटीसी वगैरह भी ले सकता है वो, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें है, वो आप कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। क्या क्या सर्विस आइए? रेंटिंग ऑफ प्रिसिंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, एक रिलीजियस प्लेस की आउटर बाउंड्री के अंदर कोई भी जगह हो, अगर वो रेंट पे दी जाती है तो उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा। कंडीशन है, पहला, रूम रेंट अगर दिया है तो पर डे का चार्ज 1000 से नीचे होना पड़ेगा, मैक्सिमम 999। उसके बाद बात करते हैं, अगर प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कन्याल मंडपम, ओपन एरिया, अगर क्या करने के लिए दिया? मैरिज करने के लिए दिया, फंक्शन करने के लिए दिया, आउटर बाउंड्री के अंदर रिलीजियस प्लेस की, तो पर डे का चार्ज अगर 10,000 के अंदर है, मतलब 4-9 तक है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद कमर्शियल शॉप वगैरह भी अगर रेंट पे देता है रिलीजियस प्लेस की आउटरी बाउंड्री वॉल के अंदर वाली, तब उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट। अगर पर मंथ का चार्ज 10,000 तक है, मतलब 9999 तक होगा, 10,000 से नीचे, तब एग्जेम्पशन है। सप्लायर कौन? रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह, रेसिपिएंट कोई भी हो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ते हैं। नोट, वो नोट आप सेल्फ पढ़ोगे। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नोट, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराने के लिए, सर पंडित पुजारी वगैरह से रिलीजियस सेरेमनी कराई जाती है या फिर पूजा का चंदा लिया जाता है आप लोगों से, वो सब सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ये पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें तो किसी भी तरह की बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस सर्विस अगर ओल्ड पीपल्स को दी जाती है ओल्ड एज होम के द्वारा, तो 25,000 पर मंथ तक का चार्ज अगर है, सारे चार्ज मिलाकर 25,000 से ज्यादा का चार्ज नहीं है पर मंथ, तब एग्जेम्पशन है। आप बाकी देख लो। नेक्स्ट, पब्लिक कन्वीनियंसीज, आप जानते हैं पब्लिक वॉशरूम वगैरह, इस टाइप की सर्विसेज पर भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। तो चलिए, ये इजी पार्ट भी डन है। एक बार इसको रिवाइज कीजिए, फिर मेरे साथ आगे बढ़िए।
नेक्स्ट एग्जेम्पशन हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या कहता है सर, हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाला अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, लेने वाला कोई भी हो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। अब इसमें थोड़ी बातें ध्यान रखनी होगी। हेल्थ केयर सर्विस क्या क्या होती है, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट या केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी भी कवर्ड है, एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये सब एग्जेम्पशन आएंगे सर्विसेज पर। सप्लायर कौन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग में क्या आता है, हॉस्पिटल आएगा, नर्सिंग होम आएगा, क्लिनिक आएगा, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर आएगा, पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट सब आ जाएंगे। सब रिसिपिएंट कौन, पेशेंट तो है ही है, लेकिन अगर हॉस्पिटल भी सर्विस ले रहा है किसी सीनियर डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, टेक्नीशियन से, तो भी माना जाएगा हॉस्पिटल ने भी तो हेल्थ केयर सर्विस ही ली है अपने पेशेंट के लिए, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ते हैं, कब नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन, एक केस में अगर होटल हॉस्पिटल का रूम रेंट चार्ज 5000 पर डे का उससे ज्यादा है तो जीएसटी एग्जेम्पशन है। किसको दिया, सर्विस टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस। लेकिन इसमें भी आईसीयू टाइप के रूम्स एक्सेप्शन है, मतलब आईसीयू वगैरह रूम का चार्ज अगर 5000 से ज्यादा है तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसलिए आप अदर देन एक बार पढ़ लेना, आईसीयू, सीसीयू, आईसीयू, नीकू, एनआईसीयू। सर ये नाम शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मैनेज, कोई इश्यू नहीं है, नोट्स में आइए। अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो एग्जेम्पशन नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी कराओगे तो एग्जेम्पशन नहीं है। बट हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, अगर आपका पहले किसी का जल गया था चेहरा मान लीजिए और फिर प्लास्टिक सर्जरी कराए तो चलेगा, इसीलिए यहां लिखा हुआ रीस्टोर किया तब चलेगा, फैशन के लिए कराओगे तो नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही हेल्थ केयर सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। मतलब इंडिया के अंदर कौन से सिस्टम रिकॉग्नाइज है, एलोपैथी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी, ये तीन तो आपको पता है। साउथ में रहते हो तो आपको सिद्धा के बारे में पता होगा, अगर आप दिल्ली साइड या यूपी साइड रहते हो तो आपको यूनानी के बारे में भी पता होगा, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी फॉलो होती है, ये सब चलेगी और नेचुरोपैथी चलेगा, रेकी हीलिंग वगैरह नहीं चलेगा। बस इतने ही है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, फिर आपका सिद्धा यूनानी और नेचुरोपैथी, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, फूड सप्लाई टू द इन पेशेंट्स, जो पेशेंट एडमिट हुआ वो फूड लेगा, उसके ऑब्वियसली उसके सिलेबस का हिस्सा। सर सिलेबस नहीं, कहने का मतलब है अगर वो इलाज चल रहा है तो उसका हिस्सा है, तब एग्जेम्पशन है, अदरवाइज किसी और को नहीं। आगे बढ़ते हैं, सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अदर देन स्पेसिफाइड अबव, ऊपर बताई गई सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस के अलावा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और कोई सर्विस देता है तो जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि इनको वही सर्विस देनी होगी। आगे बढ़ता हूं, एम्बुलेंस की सर्विस कोई भी किसी को देते एग्जेम्पशन है। हेल्थ केयर ऑफ एनिमल बर्ड के लिए भी अगर कोई क्लिनिक कुछ करता है किसी के लिए तो एग्जेम्पशन है। और कोई भी सर्विस अगर रिहेबिलिटेशन, प्रोफेशनल, मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिहैब सेंटर्स को अगर दे सर्विस तो एग्जेम्पशन है। आगे बढ़ते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज में भी एग्जेम्पशन है। फटाफट छोटा सा है ये, देखो क्या, पहला पब्लिक हेल्थ की चैरिटेबल एक्टिविटी की गई है, ध्यान देना, केयर काउंसलिंग ऑफ पर्सन हु आर टर्मिनली इल, सेवियरली डिसेबल, एचआईवी और एड्स अफेक्टेड, नार्कोटिक, ड्रग्स, एल्कोहल एडिक्टिव, ऐसे लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ की सर्विस दी जा रही है। देने वाला कौन, चैरिटेबल ट्रस्ट, लेने वाला कोई भी हो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे देखना, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ये भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट किसी भी रिसिपेंट के लिए कर दे एग्जेम्पशन है। सर हेल्थ केयर सर्विस में ऊपर ये सब नहीं आता है बेटा, हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में दी जाती है तब एग्जेम्पशन है। ये सब सर्विसेज नॉर्मली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं दी जाती, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह कैंप्स लगा कर देते हैं, तो भी लॉ कह रहा है इस तरह की सर्विस दोगे तो एग्जेम्पशन है। आगे बढ़ता हूं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा, ये भी कैंप्स लगाकर दी जाती है या कुछ जगह पर भी दी जाती है तो एग्जेम्पशन है, योगा, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगी। बट चैरिटेबल ट्रस्ट किसको दे रहा है, अबेंडन्ड, ऑर्फन्ड, होमलेस चिल्ड्रन या प्रिजनर्स भी कवर्ड है, फिजिकली या मेंटली अब्यूज्ड या ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, और पर्सन की एज 65 से ज्यादा होनी पड़ेगी, वो भी रूरल एरिया के लोग होने पड़ेंगे, अर्बन एरिया के नहीं, 65 से ज्यादा प्लस रूरल एरिया। इन लोगों को अगर एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज दी जाती है, कौन दे रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये भी इंक्लूडेड है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट किसी को भी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वगैरह की सर्विस दे रहा है तो जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड, छोटे मोटे चार्जेस लिए जाते हैं उस पर जीएसटी नहीं आएगी। एक बार यहां तक रिवाइज कीजिए फिर आगे बढ़। नेक्स्ट सर्विस हमारी, हमने सर्विस दी, किसको दी है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने सर्विस ली है किसी सप्लायर से। आइए देखते हैं, प्योर सर्विस है या तो जिसमें गुड्स नहीं है, या फिर गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम 25% ही हो सकती है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर,
तब ये दो तरह की एक्टिविटी चलेगी, सप्लायर कोई भी हो, रिसिपेंट सीजीएसजी यूटी होगा। अब आपका मन में सवाल क्या एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत म्युनिसिपैलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पंचायत म्युनिसिपैलिटी का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी किसी से करवाई गई है, किसने करवाई है, सीजीएसजी यूटी ने। सर्विस देने वाला कोई भी, अगर प्योर सर्विस दिया है या ऐसी सर्विस जिसमें गुड्स का वैल्यू खाली 25% तक है, तब उन सप्लाई पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर पूरा प्रीमियम सीजीएसजी यूटी दे, इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसी कोई सर्विस दे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। आगे बढ़ता हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कोचिंग, अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, देने वाला कोई भी हो, लेने वाला कोई भी हो, बट उसका खर्चा 75% या उससे ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75% खर्चा बॉन्ड करा सीजीएसजी यूटी, जीएसटी एग्जेम्प्टेड। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल। सर नहीं समझा, कौन करता है डिस्ट्रीब्यूट? फेयर प्राइस शॉप्स, राशन की दुकान जो आपके राशन कार्ड के अगेंस्ट आपको ये सब आइटम सेल करती है, बट वो लोग एक्चुअली सेल नहीं करते, वो लोग कमीशन या मार्जिन बेसिस पर काम करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ में आपको बेचते हैं सस्ते में, उनको उनका कमीशन या मार्जिन मिलता है, उस कमीशन मार्जिन पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। रिसिपेंट यहां पर सीजीएसजी यूटी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई भी सर्विस रिहैब प्रोफेशनल्स रिहैब सेंटर में दे रहे हैं, जो रिहैब सेंटर किसका है, सीजीएसजी यूटी का है, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे सुनना, कोई भी सर्विस जिसमें कंसीडरेशन है गवर्नमेंट का ग्रांट, देने वाला सप्लायर इंपॉर्टेंट है, या गवर्नमेंट की एंटिटी सप्लायर है और सर्विस लेने वाला सीजीएसजी यूटी लोकल अथॉरिटी। वापस सुनो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, स्टेट गवर्नमेंट हूं, यूटी है या लोकल अथॉरिटी हूं, मुझे कोई भी सर्विस चाहिए, बट किससे चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की ही कोई एंटिटी से सर्विस चाहिए, बट मैं उसको ग्रांट दे रहा हूं, उस सर्विस का पैसा नहीं दे रहा हूं, ग्रांट दे रहा हूं, तो भी उस सर्विस पर जो ग्रांट है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट, चढ़ा या उतरा कहां पर, आरसीएस एयरपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसको प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं। वहां पर अगर एयरपोर्ट में चढ़ोगे चाहे उतरोगे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बट अभी खत्म नहीं हुआ, पहले 3 साल तक ही जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा एयरपोर्ट के स्टार्ट होने से। सप्लायर कौन, ऑब्वियसली एयरलाइन कंपनी सर्विस देगी, बट सबसे खतरनाक अब आया, सर्विस रिसिपेंट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एयरलाइन कंपनी से रीजनल आरसीएस एयरपोर्ट पर पहले 3 साल तक सर्विस लेगी तो उस चार्जेस पर जीएसटी नहीं आएगा, याद रखना। सर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ट्रेवल करता है, अरे उनके एम्प्लॉय करते हैं, सरकार के लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें इस पे। आगे बढ़ते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है कौन, किसको दे रहा है, जीटीए दे रहा है, इस बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन, ऐसा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, मतलब गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, एजेंसी, एस्टेब्लिशमेंट जो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उन लोग अगर जीटीए सर्विस लेंगे तो जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड। जीटीए उनसे चार्ज नहीं करेगा, उनको खुद को भी रिवर्स चार्ज में नहीं देना। ये चीज आपको 4 चैप्टर में पहले ही बताया हुआ। आगे बढ़ता हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, फोकस करना, पहला कोई भी एक्टिविटी फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत म्युनिसिपैलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, सप्लायर गवर्नमेंट की अथॉरिटी किसी भी रिसिपेंट को देते, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। इस तरह का हमने चार्ज में भी पढ़ा था, बट वहां कुछ डिफरेंस था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का कोई काम करे एज पब्लिक अथॉरिटी, तो वहां पर ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी भी ये काम करे तो ये एग्जेम्प्टेड है। बस इतना ही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के जो चार्जेस होते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। आगे बढ़ता हूं, इंडिया के किसी भी लॉ में कहीं रजिस्ट्रेशन ले लो, उस रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर जीएसटी नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन आप ले रहे हो गवर्नमेंट से, किसी लॉ की वजह से आपको लेना पड़ रहा है, जैसे फूड आपको मार्केट में उतारने से पहले उसकी सेफ्टी चेक होती है, टेस्टिंग होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ये सर्विस देती है। आगे बढ़ता हूं, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स अगर गवर्नमेंट ने आपको दिया, आप कौन, एक इंडिविजुअल फार्मर हो, एग्रीकल्चर के लिए आप राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स अगर गवर्नमेंट से लेते हो, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल फार्मर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट जस्ट रीड है। आगे बढ़ते हैं, अगर कस्टम में कोई ऑफिसर को आफ्टर ऑफिस आवर वर्क करना पड़ रहा है और वो आपसे मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस ले रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा होता है, वो हॉलीडे के दिन या आफ्टर ऑफिस वर्क, आफ्टर वर्किंग आवर्स अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो उसके लिए उस मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस वो चार्ज करेगा, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, अगर ओल्ड एज होम सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर कोई बॉडी देता है तो 25,000 तक का पर मंथ पर मेंबर चार्ज है, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड। आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉफिट पेट्रोलियम का चार्ज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है किसी लेसी से तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये बात आपको मैंने सप्लाई चैप्टर में क्लियर कर दी थी। आगे बढ़ता हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल परमिट देता है कोई गुड्स कैरेज को ट्रेवल करने के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नेशनल परमिट गुड्स कैरेज को देता है, तो पैसेंजर कैरेज नहीं बोला, गुड्स कैरेज है यहाँ।
असाइनिंग द राइट ऑफ कलेक्शन रॉयल्टी, अगर इसको समझना तो इसके लिए पहले मेरा चार्ट को देखिए, वो लिखना पड़ेगा आपको, सीधा वो चार्ट की फोटो आएगी, देखो आ गया ये काम का चार्ट आपके लिए। पहले चाहो तो इस चार्ट को एक बार बना लो, पॉज कर लो, एक बार 5 मिनट लो, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी समझ आएगा पूरा चीज। अब चलो मैं तो स्टार्ट करता हूं। स्टेट गवर्नमेंट लीज पे दिया लेसी को जगह क्या करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, माइनिंग लीज होल्डर को जगह दी। सर ओके नो प्रॉब्लम। सप्लायर कौन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, रिसिपेंट हुआ माइनिंग लीज होल्डर। लेकिन माइनिंग लीज होल्डर से स्टेट गवर्नमेंट अब क्या कलेक्ट करेगा, इसके बदले रॉयल्टी लेगा। वो रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है मेरे को मत दो डायरेक्ट, हम एक ईआरसीसी अपॉइंट कर रहे हैं, फुल फॉर्म मत जानो, लिखा हुआ वैसे वहां बट मत जानो, ईआरसीसी अपॉइंट कर रहे हैं। कैसे, किस टर्म्स में अपॉइंट हुआ बताता हूं। असाइनिंग रॉयल्टी कलेक्शन राइट्स टू ईआरसीसी अगेंस्ट अ फिक्स सम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इतने सारे माइनिंग लीज होल्डर से अलग अलग लीज कलेक्ट करेगा, रॉयल्टी कलेक्ट करेगा, इतना स्टेट गवर्नमेंट के पास माथाफोड़ी करने का टाइम नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली एक ईआरसीसी को पकड़ा, मान लो मैं हूं ईआरसीसी, मेरे को पकड़ा और बोला आप हमको एक फिक्स सम दे दो और रॉयल्टी कलेक्शन का राइट ले लो हमसे, ताकि हमारे जो माइनिंग लीज होल्डर उससे आप डायरेक्टली रॉयल्टी कलेक्ट कर लेना। स्टिल सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट और माइनिंग लीज होल्डर रिसिपेंट था, और ईआरसीसी और स्टेट गवर्नमेंट के केस में सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट है, ईआरसीसी रिसिपेंट है। और ईआरसीसी ने क्या स्टेट गवर्नमेंट से लिया, रॉयल्टी कलेक्शन राइट्स लिया। ट्रांजैक्शन समझो पहले, चलो सर अभी तक समझा। अब माइनिंग लीज होल्डर रॉयल्टी का पैसा डायरेक्टली ईआरसीसी को पे करेंगे, देख लिया, पे करेंगे रॉयल्टी। लेकिन क्योंकि माइनिंग लीज होल्डर ने सर्विस किससे ली थी, स्टेट गवर्नमेंट से ली थी, चार्ज चैप्टर रिवर्स चार्ज में रॉयल्टी पर तो जीएसटी इनको देना ही पड़ेगा। तो सर यस सर, जो भी रॉयल्टी ये ईआरसीसी को पे करेंगे उसका सप्लाई इन्होंने किससे लिया था, स्टेट गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से सर्विस लेने पर रिवर्स चार्ज में आपको सर्विस जीएसटी देना पड़ता है, तो रिवर्स चार्ज तो आएगा माइनिंग लीज होल्डर पर। यहां तक सर क्लियर है। अब सर न्यूमेरिकल से बताइए, बताता हूं। मान लो 10 लाख रुपए का रॉयल्टी अमाउंट है जो ईआरसीसी को माइनिंग लीज होल्डर पे कर रहा है, तो 10 लाख पे 18% जीएसटी की रेट है, तो 1,80,000 जीएसटी माइनिंग लीज होल्डर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। एक पार्ट खत्म। अब बात करते हैं ईआरसीसी की। मान लो ईआरसीसी ने ये जो रॉयल्टी कलेक्शन राइट्स खरीदा था फिक्स सम, ये खरीदा था, केस ए है 9 लाख, केस बी ले लो 12 लाख का, दो केस अलग अलग ले लो, 9 लाख या 12 लाख, दो अलग अलग केसेस ले लो। पहले बात करते हैं 9 लाख की, क्योंकि 9 लाख एक स्मॉलर अमाउंट है इस 10 लाख से, मतलब रॉयल्टी कलेक्शन राइट का चार्ज है 9 लाख, रॉयल्टी कलेक्ट हुआ 10 लाख, गवर्नमेंट को किस पर जीएसटी मिला, 9 लाख पे या 10 लाख पे, 10 लाख पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया, तो 9 लाख पे अब जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा केस 12 लाख का अगर अमाउंट होता, 12 लाख और 10 लाख में से गवर्नमेंट को अभी तक जीएसटी 10 लाख पे मिल चुका है, तो उस 10 लाख पे तो नहीं लगेगा, बट जो 2 लाख का डिफरेंस है उस पर ईआरसीसी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा 2 लाख पर। सर क्यों, ईआरसीसी ने भी तो रॉयल्टी कलेक्शन राइट 12 लाख में खरीदा था स्टेट गवर्नमेंट से, तो 12 लाख पे तो जीएसटी पहले ही आ जाना चाहिए था, बट 10 लाख कॉमन अमाउंट है तो 10 लाख पे जीएसटी लग चुका है, इसलिए 2 लाख जो एक्सेस है उस पर ईआरसीसी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ईआरसीसी भी सर्विस तो स्टेट गवर्नमेंट से लिया, रिवर्स चार्ज। तो ये है पूरा कंसेप्ट। देखो न्यूमेरिकल भी बता दिया, रैपिड रिवीजन में इससे ज्यादा स्लो में नहीं जा सकता। अब आपको एक सीधा जिस्ट दे देता, फटाफट जिस्ट देखिए। जीएसटी एग्जेम्प्टेड, कितना जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, देखो रॉयल्टी कलेक्टेड बाय ईआरसीसी फ्रॉम लीज होल्डर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेड बाय ईआरसीसी टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा हुआ तब तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर डिफरेंस पर जीएसटी लग जाएगा, अगर जो कलेक्ट किया इन्होंने अगर वो लेसर देन पेड टू स्टेट गवर्नमेंट है तब डिफरेंस पर जीएसटी लगेगा। बस इतना ही था। आगे बढ़ता हूं। लीजिंग सर्विसेज, अगर लॉन्ग टर्म लीज 30 साल या उससे ज्यादा की, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कोई भी एंटिटी जिसमें 20% या उससे ज्यादा की ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी की है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई भी एंटिटी जिसमें सीजीएसजी यूटी की 20% या उससे ज्यादा की ओनरशिप है, उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज पर कोई जगह दी, किसको दी, इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंस बिजनेस, किसको दी, इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपर को दी, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लास्ट आरटीआई एक्ट के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं। अब गवर्नमेंट की सर्विस को और बेटर जानते हैं, गवर्नमेंट कब सर्विस देता है तो एग्जेम्प्ट है, वो चार्ट पहले भी पढ़ाया हुआ है, अब देखना ध्यान से। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस देता है जो लॉ में दूसरी जगह कहीं पे भी स्पेसिफिक आपने पढ़ा है और एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड होगा ही होगा, लेकिन कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट की कहीं पर एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली नहीं लिखा, उसका एग्जेम्पशन नीचे के प्रोविजन में लिखा हुआ है। मतलब और क्या क्या एग्जेम्पशन है वो नीचे बताता हूं। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हमारे इंडिया का पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज, सुनो यहां पर हम पूरे सर्विसेज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एग्जेम्पशन समझेंगे। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, इसको मैं पी का नाम दे रहा हूं,
और गुड्स ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विसेज तो टी का नाम दे रहा हूं, रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको मैं आर का नाम दे रहा हूं। तो सर पी ए टी और आर आपने 4 वर्ड बताए, और एनी अदर सर्विस बची हुई सर्विस की कैटेगरी। ये हो गई टोटल कैटेगरी, इनको समझ लो। बची हुई गवर्नमेंट की सर्विस समझ आ जाएगी जिसका एग्जेम्पशन और कहीं नहीं लिखा पूरे लॉ में। आओ पढ़ते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कौन सी सर्विस? पोस्ट कार्ड की सर्विस, इनलैंड लेटर की सर्विस, बुक पोस्ट की सर्विस, या ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस जहां एनवलप का वेट 10 ग्राम से कम होता है। ये 4 हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस है जो एग्जेम्प्टेड है। अदर सर्विस अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा तो वो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में, 4 चैप्टर में बताया हुआ मेरा आपको। नेक्स्ट पी हो गया। ए और टी एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस देता है, वो अगर कहीं और एग्जेम्प्ट है इस तरह की कोई सर्विस तब बात अलग, अगर कहीं और एग्जेम्प्ट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। लर्न कर लो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। अब इसमें क्या देखो, अगर रेंट का अमाउंट अप टू 5000 है तब एग्जेम्प्ट है, 5000 तक का अमाउंट है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रेंट का अमाउंट 5000 से ज्यादा है तब क्या? तब अगर गवर्नमेंट ने ये सर्विस अनरजिस्टर्ड लोगों को दी, रेंट 5000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड लोगों को दी, तब तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर रेंट 5000 से ज्यादा है तब गवर्नमेंट ने अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी तो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। ये हो गया। तो पीएटी और रेंट हो गया। अब बची हुई जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस है उसका क्या करना है? देखो, अगर अमाउंट चार्ज अप टू 5000 है, ध्यान देना, तब एग्जेम्प्ट है, दिमाग नहीं लगाना। गवर्नमेंट की बची हुई कोई भी सर्विस जिसका अमाउंट गवर्नमेंट ने चार्ज 5000 तक किया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर अमाउंट चार्ज 5000 से ज्यादा है तब क्या? आप हर जगह देखना 5000 में एक स्टार मारा हुआ जिसका जवाब मैं बाद में दूंगा। प्रोवाइडेड टू सीजीएसजी यूटी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो भी एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस पर्सन है, हम लोग मैं तो नहीं बट आप लोग, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 5000 से ज्यादा का अमाउंट चार्ज कर रहा है बिजनेस वालों से तब क्या होगा? तब 2 चीज है। अगर बिजनेस वालों का पिछला साल का टर्नओवर अप टू 10 लाख था या 20 लाख 40 लाख, डिपेंड करता है उनके रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर लिमिट क्या है। पिछले साल का टर्नओवर अगर इस लिमिट के अंदर है तब तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर टर्नओवर इससे ज्यादा हुआ तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये जिस्ट हमको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के लिए एक बार और बता दो, फटाफट बताऊंगा लेकिन सुन लो। गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस अगर स्पेसिफिकली कहीं एग्जेम्प्टेड पड़ा है तब तो एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए ये प्रोविजन नहीं पढ़ना। ये प्रोविजन तब पढ़ना है तब जब कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कहीं नहीं मिला तो तब एग्जेम्पशन इस प्रोविजन से चेक करना होगा। क्या करना है? पैट और आर इसको अलग कर लो, अदर सर्विस को अलग कर लो। क्या है फुल फॉर्म पैट और आर का? देखो, पी से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, ए से एयरक्राफ्ट वेसल के रिलेशन में सर्विस, टी से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस, आर से रेंटिंग की सर्विस। देखो पी से क्या है? पोस्ट की सर्विस में 4 ही है, देख लो आप फटाफट। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम तक है, उससे ज्यादा नहीं है। तब लॉ कहता है उस गवर्नमेंट की पोस्ट की सर्विस एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा पोस्ट की कोई भी सर्विस होगी तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में कोई सर्विस है या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर के रिलेशन में कोई भी सर्विस गवर्नमेंट दे रहा है तब स्पेसिफिकली अगर कहीं एग्जेम्प्टेड नहीं है तो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में। रेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग की सर्विस दी तब रेंट का अमाउंट अगर 5000 तक है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड, अगर 5000 से ज्यादा है तब 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस ली या अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी तब देखो ध्यान से सुना, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी तब तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज होगा, अगर क्योंकि गवर्नमेंट ही टैक्स देगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। आगे बढ़ता हूं। और बची हुई कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट किसको दे रहा है, किसी को भी दे, पहले 5000 तक का अमाउंट है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, 5000 से ज्यादा है तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस पर्सन एग्जेम्प्टेड, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी तब 2 पार्ट। बिजनेस एंटिटी का पिछला साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट के अंदर तक था तब तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर लिमिट जो है उससे ज्यादा था पिछले साल का टर्नओवर उनका, तब जीएसटी रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नोट्स। अब वो 5000 का लिमिट कैसे देखना? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 5000 की लिमिट है 1 साल की, मतलब अगर सप्लाई स्पेसिफिक है तब तो स्पेसिफिक सर्विस का 5000 का लिमिट होगा। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस चल रही है तब वो 5000 जो अमाउंट था वो पूरे साल का था। और उसके बाद ये पॉइंट आपको पढ़ना है तो सेल्फ पढ़ लेना। तो गवर्नमेंट की सर्विस का पार्ट यहां पर इतना ही है। उसके बाद कुछ सर्विस और है जो गवर्नमेंट की है। देखो क्या, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया अगर कोई भी रिसिपेंट को सर्विस दे रहा है जीएसटी एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन इन एक्ट में गवर्न होती है, या कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन इन एक्ट में गवर्न होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको सर्विस दे, मतलब ये लोग उनको सर्विस दे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है।
उसके बाद आप ध्यान देना NCCD नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अगर किसी को सर्विस दे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। एनपीएस ट्रस्ट अगर अपने मेंबर को सर्विस दे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना पॉइंट आप पहले पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सुनना। नेक्स्ट एग्जेम्पशन देखो, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इसके नीचे भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या करवाए हो, कंस्ट्रक्शन इरेक्शन, कमीशनिंग इंस्टॉलेशन, यहां तक तो कॉमन है दोनों पॉइंट। आगे फर्क है कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, जबकि वो पॉइंट नीचे नहीं है। सर ठीक है, तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई हमने ली है, ये सब काम कराने के लिए, ऊपर वाले पॉइंट में 10 काम कराने के लिए, नीचे वाले पॉइंट में 4 काम कराने के लिए। सर सप्लायर कौन, कोई भी हो, रिसिपेंट कोई भी हो, दोनों में सेम है, लेकिन स्कीम क्या है जहां ये एग्जेम्पशन मिलेगा, आओ बताता हूं। बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका मतलब ये हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में आप फॉल कर रहे हैं, आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं 10 टाइप के काम कराने के लिए, तब लॉ कहता है इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पर। और उसी तरह से नीचे 4 ही काम करवा सकते हो आप, ये कंफर्म है। प्योर लेबर की कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, किया मतलब सप्लायर रिसिपेंट कोई भी हो। अब स्कीम क्या है, यहां स्पेसिफिक कोई स्कीम नहीं है, बहुत अच्छा है देखो, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, नया काम होना चाहिए, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब आपका एक इंडिपेंडेंट सिंगल घर है, लैंड पर सीधा यूनिट बना रहे हो आप, घर बना रहे हो, उसके लिए आपने 4 तरह का काम कराने के लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया। अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मैं पहले ही बोला लैंड पर आप घर बना रहे हो, ओरिजिनल काम, ये कोई कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए घर, तब लॉ बोलता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करो, एग्जेम्पशन मिलेगा। इवन इफ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बनाइजेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना यहां पर नहीं है, ऊपर है बट यहां नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई नेक्स्ट वाला जस्ट रीड लिख लो। इसका नेक्स्ट वाला, आप बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न किसी को भी ट्रांसफर कर दो, जीएसटी नहीं है। उसके बाद आप टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर होता है और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सर्विस किसी से भी ले लो, लॉ कहता है जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बिजनेस सर्विस इंडिया के बाहर हो रहा है, उससे कनेक्टेड कोई भी सर्विस आप ले रहे हो तो वहां जीएसटी नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आप न्यूज वगैरह कलेक्ट करके न्यूज एजेंसी वगैरह को देते हो, उन चार्जेस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सर कौन है हम, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज एजेंसी। चलो इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी में क्या है, 2 चीज है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर जीएसटी नहीं। 1 मिनट, इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है उसमें और भी बहुत सारे चार्ज रहते हैं, मैं सिर्फ जितना आपने यूनिट कंज्यूम किया उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उस पे जीएसटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 तो हो गया। अब ऊपर वाला जान लो, अगर कोई फार्मर को अपने, ध्यान से सुनना, अगर कोई फार्मर को अपने वेल तक, ट्यूबवेल तक, अगर कोई फार्मर को अपने ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसके ट्यूबवेल तक बिजली आती नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को वो बोलता है आप एक इलेक्ट्रिसिटी यहां तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दो मेरे को, मैं पैसे देने को तैयार हूं। इस पर लॉ कह रहा है जीएसटी नहीं लेगा। फार्मर है, किसान को जरूरत है, जीएसटी नहीं है। ये पॉइंट अब आप पढ़ लेना। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन, ये 4 टाइप का आप काम करा रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हो ये काम आप। कहां से कहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उसके ट्यूबवेल तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट। आगे बढ़ रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, याद रखना आई एम टॉकिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, नॉट हायरिंग ऑफ कन्वेंस। आप कन्वेंस को रेंट पर या हायर पर नहीं लिए, सिर्फ बोल रहे हो आप सामने वाले को मुझे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, इस जगह से यहां तक जाना है, ठीक है सर, तब आपको जीएसटी कहां का एग्जेम्प्ट। पहला, एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करो, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो अगर इकोनॉमी क्लास है तो। सर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट, मतलब किस एयरपोर्ट से चढ़े या उतरे, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स और सिक्किम और बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ये सिलीगुड़ी एयरपोर्ट, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट, बागडोगरा, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के कोई भी स्टेट में अगर एयरपोर्ट है तो वहां पर अगर आप एयरपोर्ट से चढ़े चाहे वहां एयरपोर्ट पर उतरे, एयर फेयर पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड अगर इकोनॉमी क्लास है तो। आगे बढ़ते हैं, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। सर ये नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है, 2 एग्जांपल आप फटाफट लिखो, नाइट सुपर बस, डे सुपर बस, सिटी बस नहीं, नाइट सुपर बस, डे सुपर बस, जो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल कराती है, वो अगर नॉन एसी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। उसमें भी रेडियो टैक्सी नहीं होना चाहिए, जीपीएस लगा नहीं होना चाहिए उसमें। और देखो, टूरिज्म कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब प्योरली 10 आदमी, अलग अलग आदमी से अलग अलग चार्जेस लिया जा रहा है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाया जा रहा है, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट है, वो भी नॉन एसी होने पर। मतलब एसी होने पे जीएसटी आएगा, रेडियो टैक्सी होने पे जीएसटी आएगा, टूरिज्म कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर करके अगर आपने कन्वेंस लिया तब जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, नॉन एसी स्टेज कैरेज, ऐसा कैरेज जिसमें 6 से ज्यादा लोग बैठने की कैपेसिटी होती है, सबसे सेपरेट फेयर लिया जाता है। ये एकदम सिंपल है। सिटी बस
सिटी बस के फेयर पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड, अगर नॉन एसी सिटी बस है तो डन। फेयर पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब यहां पे भी आप पूरा बस भाड़े पर नहीं ले रहे हो, सिर्फ आपको तो एक जगह से दूसरी जगह जाना और भाड़ा दे रहे हो, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट अगर नॉन एसी सिटी बस है तो। नेक्स्ट, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। मीटर्ड कैब आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में बहुत देखते हो, मीटर घुमाते हैं फिर चलती है कैब। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शाज आप जानते हो, ई रिक्शाज आप जानते हो, इनके फेयर पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, अभी अभी ऊपर जो पढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज और मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चलाई जाए तब जीएसटी एग्जाम नहीं होगा। मतलब सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ओला, उबर, ये सब। आगे बढ़ते हैं, रेलवे का कोई भी क्लास में ट्रेवल करो, फर्स्ट क्लास और एसी कोच को छोड़कर जीएसटी एग्जाम है, फर्स्ट क्लास एसी कोच में जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, मेट्रो, मोनो, ट्राम, रेल में ट्रेवल करो, जीएसटी एग्जाम है। इनलैंड वाटरवे, नेशनल वाटरवे बोलते हैं इसको। इनलैंड वाटरवे का मतलब रिवर के अंदर जो आपके शिप चलते हैं, छोटे शिप होते हैं, वो इनलैंड वाटरवे, वहां पर आप जो भी फेयर दे रहे हो उस पर जीएसटी नहीं है। और अगर वेसल से इंडिया के प्लेसेस पर ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो याद रखना वेसल नॉर्मली समुद्र पे चलता है, उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बट वो वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं चलना चाहिए। दैट्स इट, डन है ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अब आइए गुड्स ट्रांसपोर्ट पे, एक बार आप फटाफट पीछे का रिकॉल कर लो, करना है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, रेंटिंग ऑफ कन्वेंस वाला पॉइंट अभी मैं नहीं ले रहा हूं। मतलब कन्वेंस भाड़े पे लिया ऐसा नहीं, किसी को आपने गुड्स दिया और बोला मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में एग्जेम्पशन पढ़ा रहा हूं। पहला, गुड्स ट्रांसपोर्ट किया गया बाई रोड, रोड से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा लो, जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट इन 2 केसेस, जीटीए और कुरियर एजेंसी से कराने पर एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ, जीटीए में है अलग से एग्जेम्पशन, वो नीचे पड़ेंगे, बट इस पॉइंट में नहीं है। इस पॉइंट में जीटीए, कुरियर एजेंसी को छोड़कर किसी से भी आप अपने गुड्स को रोड से ट्रांसपोर्ट करा लो, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय इनलैंड वाटरवे, आपको पता होगा रिवर में अगर वाटरवेज में चलते हैं कई सारे शिप्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट 2 पॉइंट सीए इंटर वालों के लिए सुन लो, एयर से, अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लोगे, बट एयर से, और एयर या वेसल दोनों में से किसी से भी इंडिया से इंडिया के बाहर का सर्विस होगा तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। जाने के लिए देखो एयरक्राफ्ट वेसल दोनों है, बट आने के लिए सिर्फ एयर है, वेसल नहीं है। वेसल पर जीएसटी लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज में लगता है, वो बात आपको 4 चैप्टर में पढ़ाई थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या है, रेल, वेसल और जीटीए, मतलब रेलवे, समुद्र और जीटीए का मतलब हो गया आपका रोड। इन 3 में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लोगे कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? इंडिया में लोगे तब एग्जेम्पशन है। देखो, रिलीफ मटेरियल, इमोशनल वाले वर्ड्स है, डिफेंस या मिलिट्री के सामान, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, आजकल कम पढ़ने लगे हैं लोग तो इसलिए एग्जेम्पशन है, ऐसा सोच लेना, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वर्ड पे ध्यान दो, प्राइमरी प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, इन आइटम्स पे तो याद हो जाएगा हमको कि इजी है, लेकिन एक और पॉइंट है, ई पॉइंट, इसको याद करना पड़ेगा आपको। मिल्क सॉल्ट को भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है करो, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। एयरक्राफ्ट से किया ट्रांसपोर्ट तब नहीं बोल रहा हूं मैं, रेल, वेसल और जीटीए से ट्रांसपोर्ट करना होगा। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करो और फ्लोर पल्सेज राइस ट्रांसपोर्ट करो, इतने आइटम को आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप रेल, वेसल या जीटीए से ट्रांसपोर्ट कराओगे तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड लोगों को देता है तो अलग से जीटीए के लिए ये एग्जेम्पशन बना है। सर अनरजिस्टर्ड लोग कौन? जो लोग रिवर्स चार्ज में लायबल नहीं है, और रिवर्स चार्ज का मतलब मैंने 4 चैप्टर में रिवर्स चार्ज के अंदर इसकी लिस्ट बताई थी। जो लोग रिवर्स चार्ज में लायबल नहीं है उनको यहां मान लो अनरजिस्टर्ड लोग, और वो लोग जीटीए की सर्विस लेंगे तो उन पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, ट्रांजिट कार्गो को आप नेपाल भूटान में पहुंचवाओ, उसके कनेक्टेड सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सर नहीं समझा, नेपाल भूटान आपको पता होना चाहिए लैंडलॉक कंट्री है, वहां समुद्र है ही नहीं, तो वहां पर डायरेक्टली शिप नहीं पहुंचते, बाहर से जब आते हैं तो वो शिप पहले इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया से कार्गो को लोड किया जाता है ट्रक वगैरह में, और फिर वो कार्गो जाता है नेपाल भूटान, उसको बोलते हैं ट्रांजिट कार्गो को पहुंचाना नेपाल भूटान में। तब उसके दौरान जितनी भी सर्विसेज दी जाती है वो सब पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर और रेंट, हायर या रेंट पे दिया गया। क्या दिया गया? देखो, ऐसा मोटर व्हीकल जो 12 जन से ज्यादा पैसेंजर को लेके जा सकता है। सप्लायर कोई भी हो, रिसिपेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होना चाहिए। सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एग्जांपल राजस्थान की बात करें तो आरएसटीसी, गुजरात की बात करें तो जीएसटीसी, आसाम की बात करें तो एएसटीसी, तो अलग अलग स्टेट का ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होता है। नेक्स्ट, ई व्हीकल को 12 जन से ज्यादा बिठाने के लिए अगर आप हायर या रेंट पर लेते हो, देने वाला कोई भी हो, लेने वाला लोकल अथॉरिटी होना पड़ेगा, तब जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे आओ, यही हायरिंग में और है, कोई भी मोटर व्हीकल अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीटीए को अगर रेंट पर दिया, हायर पर दिया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। मान लो आप जीटीए वाले हो, आपको ट्रक चाहिए भाड़े पर, मैं भाड़े पर दूंगा तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। आगे बढ़ता हूं,
कोई भी मोटर व्हीकल स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाड़े पर दी जा रही है, कौन दे रहा है? कोई भी। किसको दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, जीएसटी एग्जेम्प्ट। अब आप बोलेंगे सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो ऐसा पॉइंट पड़ा था। नहीं, वहां इस टाइप का 2 पॉइंट पड़ा था, बट इससे अलग था। वहां क्या था? स्कूल, अगर स्कूल अप टू एचएस वाला फर्स्ट कैटेगरी का ही स्कूल की बात यहां पे भी हो रही थी, वहां पे भी हो रही थी। वहां वैसे तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों को, फैकल्टी को, स्टाफ को सर्विस देगा, एग्जेम्प्ट है। इसमें तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलेगा। बट अगर स्कूल अप टू एचएस या प्री स्कूल वालों ने, सुनना ध्यान से, स्कूल अप टू एचएस या प्री स्कूल वालों ने अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है तब जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। बच्चों के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिए तब जीएसटी एग्जेम्प्ट है, या कन्वेंस को हायर पर लिया तब जीएसटी यहां एग्जेम्प्ट है। बस इतना ही फर्क है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी एग्जेम्पशन है, कन्वेंस को हायर पर लेने पे भी एग्जेम्पशन है, और दोनों ही केस में सर्विस लेने वाला स्कूल अप टू एचएस ही कवर्ड होगा। बाकी आप जाके देख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस का ये एग्जेम्पशन, लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? एन्यूटी अंडर द एनपीएस। एनपीएस में एन्यूटी, जीएसटी नहीं है उस पर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वालों का ग्रुप इंश्योरेंस होता है, उसकी प्रीमियम पर भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड। आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। स्कीम बताता हूं, शॉर्टकट याद कर लो। पीएम का डीजे वंदना, आम जनता को 2 लाख का पेंशन। पीएम का डीजे वंदना, आम जनता को 2 लाख का पेंशन। सर फुल फॉर्म पीएम से प्रधानमंत्री जन ज्योति बीमा योजना, डीजे जनधन योजना, डीजे जेडी है बट डीजे धन जन समझ लेना, जनधन समझ लेना। वंदना वया वंदन योजना, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी बीमा योजना। जनता जनश्री बीमा योजना, जनता से जनश्री बीमा योजना। 2 लाख माइक्रो इंश्योरेंस अप टू 2 लाख कवरेज वाला, अप टू 2 लाख का ही प्रीमियम कवरेज, टोटल कवरेज होना चाहिए। पेंशन, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो इन सब स्कीम्स में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, शॉर्टकट याद कर लेना। आगे बढ़ता हूं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में भी कुछ सर्विसेज है जहां पर जीएसटी प्रीमियम पर एग्जेम्पशन है। सब इमोशनल वाले हैं, हर्ट, कैटल, ट्राइबल, सीड कॉर्प, ज्यादातर हमारे किसान से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर पंप सेट, फील्ड वेल, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप, कोकोनट पाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ग्रुप पर्सनल, जनता पर्सनल, ग्रामीण एक्सीडेंटल पॉलिसी, जन आरोग्य बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, यूनिवर्सल निर्भया हेल्थ, प्रीमिया कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस और बंगला शस्या बीमा। बहुत सारे नाम है, आपको 2-4 बार रीड करने, हो गया, इनफ है। आगे बढ़ता हूं। कुछ फाइनेंशियल सर्विस जहां जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना या पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना में अगर कोई बैंक वगैरह कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन का काम कर रहा है लोगों से और गवर्नमेंट के इन स्कीम में पैसा डाल रहा है, ये सब काम ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी ये सर्विस दे रही है, किसको दे रही है? गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सब तो उन्हीं को दे रही है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। क्या स्कीम्स लिख सकते हो, बेटर होगा। सेटलमेंट कर रहे हो आप 2000 तक का अमाउंट क्रेडिट कार्ड से सिंगल ट्रांजैक्शन में, तब बैंक अगर ये सर्विस किसी को भी दे, जीएसटी उस चार्जेस पर नहीं आएगा जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में चार्ज होता है। चार्ज अगर होता है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा अगर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट 2000 तक का है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी बैंकिंग सर्विस बैंक अगर किसी को भी दे, क्या चीज के रिगार्डिंग, आइए बताता हूं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर पीएम जनधन योजना। ये आपको पता होगा, जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने पीएम जनधन योजना के अंदर खाता खुलाया था, उसके रिगार्डिंग बैंक लोगों को जो सर्विस दे रही है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं। कोई भी डिपॉजिट, लोन, एडवांस आप बैंक में रखो, आराम से बिंदास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखो, किसी को भी दो लोन, डिपॉजिट, एडवांस, उस पर इंटरेस्ट जो अर्न करते हो या डिस्काउंट जो अर्न करते हो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बट याद रखना, अदर देन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर जीएसटी आएगा। याद रखना, क्रेडिट कार्ड पर एग्जेम्पशन नहीं है। आगे बढ़ता हूं। सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये है सबके लिए नहीं है। बैंक और ऑथोराइज डीलर, बैंक और ऑथोराइज डीलर ही सप्लायर है और अदर बैंक और डीलर रिसिपिएंट है। तो ये बैंक आपस में या डीलर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जो भी उनके चार्जेस है। आगे बढ़ता हूं। कोई भी सर्विस अगर रूरल एरिया ब्रांच ऑफ बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के रूरल एरिया ब्रांच में कोई भी सर्विस दी जा रही है, कौन दे रहा है? बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। रिसिपेंट कौन है? बैंक या इंश्योरेंस कंपनी। मतलब बैंक या इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फैसिलिटेटर को बोल रहा है हमारे रूरल ब्रांच के लिए हमको बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंस की सर्विस चाहिए, वहां उनके चार्जेस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। अगला है एनी सर्विस विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट इन रूरल एरिया ब्रांच ऑफ अ बैंक नॉट इंश्योरेंस कंपनी। एक बैंक का रूरल ब्रांच के रिगार्डिंग कोई सर्विस ली गई है, कौन किसको दे रहा है? इंटरमीडियरी अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या करेस्पॉन्डेंट को दे, इंटरमीडियरी दे बिजनेस फैसिलिटेटर या करेस्पॉन्डेंट को, तो उसके इंटरमीडियरी के चार्जेस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटी की सर्विसेज पर क्या जीएसटी एग्जेम्प्ट? पहले इंक्यूबेटी अगर सप्लायर है, रिसिपेंट कोई भी हो, सप्लायर इंक्यूबेटी है
तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देखो क्या, एनी सर्विस अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर का पहला 50 लाख तक का सर्विसेज पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है कस्टमर से, रिसिपिएंट से। इफ द टोटल टर्नओवर एक्सीड्स 50 लाख, एक्सिस पर जीएसटी देना होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इनक्यूबेटी को इंक्यूबेटर की प्रीमाइसेस में होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, टोटल टर्नओवर इंक्यूबेटी का पिछला साल का 50 लाख क्रॉस नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब इंक्यूबेटी को जीएसटी का एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होने के लिए पहले तो पिछला साल का टर्नओवर अगर 50 लाख से क्रॉस नहीं हुआ, तब इस साल का पहला 50 लाख तक एग्जेम्पशन मिलेगा। और एक कंडीशन देखो, ये इंक्यूबेटी को बेनिफिट पहले 3 साल तक मिलता है। मतलब आज अगर आप इंक्यूबेटिव बने हो तो पहले 3 साल तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर पिछला साल का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ था तो करंट ईयर पहला 50 लाख का एग्जेम्पशन ले लो। आगे बढ़ता हूं, कोई भी सर्विस हो, इंक्यूबेटर किसी को भी दे दे एग्जेम्प्ट है। कौन सा इंक्यूबेटर? टीबीआई, एसटीईपी, बायो इंक्यूबेटर। नॉर्मली इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी को ही सर्विस देता है, और इंक्यूबेटर पब्लिक को या रिसिपेंट्स को सर्विस देता है। दोनों एग्जेम्पशन पढ़ लिया। लीगल सर्विस में आइए, पहला लीगल सर्विस कौन दे रहा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या सीनियर एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट में सीनियर एडवोकेट को, दोनों का डिफरेंस मीनिंग है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या सीनियर एडवोकेट का एग्जेम्पशन। कौन सी सर्विस दे रहा है? कोई भी लीगल सर्विस हो, किसको दे रहा है वो देखते हैं। गवर्नमेंट को दे रहा है फर्स्ट, सेकंड एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, थर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका टर्नओवर पिछले साल का रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा नहीं था। पिछले साल का रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा नहीं था, वैसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस देगा अगर सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। अब बात करते हैं लीगल सर्विस, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दे अदर देन सीनियर एडवोकेट, तब जीएसटी एग्जेम्पशन कब होगा? पहला गवर्नमेंट को देगा तब एग्जेम्पशन है, सेकंड अदर देन बिजनेस एंटिटी को देने पर एग्जेम्पशन है, थर्ड बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 40 लाख तक का वो एग्जेम्पशन है, 10, 20, 40 लाख तक है वो एग्जेम्पशन है। मतलब एग्जैक्टली ऊपर की तरह ही है। एक एक्स्ट्रा या एग्जेम्पशन है, एडवोकेट इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर किसी दूसरे एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को भी लीगल सर्विस देगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। बस ये एक्स्ट्रा था यहाँ पर। इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीए का यहीं तक है सिलेबस में, तो उनका हो गया। चैप्टर का एकदम लास्ट स्टेज में हम पहुंच गए हैं। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आरबीआई मंगवाता है फॉर देयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजर्व के लिए। क्या? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, उन सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। एग्जांपल मेरा दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो। इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट हुई है, किसने की है? यूएन वगैरह ने। यूएन, एम्बेसी, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन बोल दो आप, ये लोग अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करते हैं, जीएसटी एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, रॉयल्टी लाइसेंस फीस बता देता हूं। इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ कई बार फॉरेन सप्लायर हमसे रॉयल्टी वगैरह भी लेते हैं, वो रॉयल्टी वगैरह आपके ऑलरेडी कस्टम के वैल्यूएशन में इंक्लूड हो जाता है, जिसपे वहां का आईजीएसटी लग जाता है। इसलिए लॉ कह रहा है उस रॉयल्टी पर यहां जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, और अलग से नहीं, कस्टम में लग जाएगा एक जगह। आगे बढ़ता हूं। अब एसईजेड यूनिट या डेवलपर इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर देयर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस, ध्यान देना, ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ रहा हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अगर अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, आईएफएससी का अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है पर्सन आउटसाइड इंडिया को, शॉर्ट में बोलते हैं, इंडिया में गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहां पर आईएफएससी है, वहां के अप्रूव्ड इंटरमीडियरी इंडिया के बाहर के लोगों को सर्विस देंगे, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। एकदम इजी कर लो खुद को। नेक्स्ट आओ, अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, मान लो मैं एक पर्सन हूं, मेरा इंडिया में एक इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, मेरा ही एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर भी है, मेरे 2 इस्टेब्लिशमेंट, एक इंडिया में एक बाहर, अगर इन लोग आपस में सर्विस दे रहे हैं, तब लॉ कहता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के हिसाब से, आपको पढ़ाया हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई, उस चैप्टर के हिसाब से अगर आउटसाइड इंडिया आया प्लेस ऑफ सप्लाई, तब जीएसटी एग्जेम्प्ट है। मतलब मेरा इंडिया का ब्रांच इंडिया के बाहर के ब्रांच को सर्विस दे रहा है एज पर पीओएस सेक्शन 13, पीओएस भी आउटसाइड इंडिया आया तो लॉ कहता है जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं होगा। सप्लायर कौन? अनरजिस्टर्ड सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो जो रजिस्ट्रेशन टीडीएस काटने के लिए लिया, मान लो कोई एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी का, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन उनको सर्विसेज दे रहा है इंट्रा स्टेट, लॉ कहता है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, किसी तरह का रिवर्स चार्ज भी नहीं है। आगे बढ़ता हूं। टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है तो क्या जीएसटी एग्जेम्पशन है? पहले तो एक बात सुन लो, फॉरेन टूरिस्ट अगर प्योरली टूर पूरा बाहर कर रहा है, टूर ऑपरेटर जो भी उनसे चार्ज लेगा उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बट अगर टूर पूरा इंडिया के बाहर नहीं, टूर जो है वो पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, तब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? लॉ कहता है लोअर ऑफ द टू एग्जेम्पशन मिलेगा। फर्स्ट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट चार्ज, मतलब मैं टूर ऑपरेटर हूं, आप फॉरेन टूरिस्ट हो, आप इंडिया के बाहर भी टूर कर रहे हैं, इंडिया में भी टूर कर रहे हैं, दोनों जगह कर रहे हैं, या तो मैं आपसे जो चार्ज लूंगा उसका आधा एग्जेम्प्ट होगा, लोअर ऑफ द टू है तो हाफ एग्जेम्प्ट होगा, और
अमाउंट कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली, एक प्रोपोर्शन अमाउंट कैलकुलेट करना। सर कैसे? जितना मैं आपसे चार्ज करा वो अमाउंट मल्टीप्लाई टूर कितने दिन इंडिया के बाहर हुआ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर, आ जाएगा प्रोपोर्शनेटली। आप खुद दिमाग लगा लो, टूर जितना दिन बाहर हुआ वो ले लो ऊपर, टोटल डेज नीचे ले लो। अब सर टूर कितने दिन बाहर हुआ कैसे निकलेगा? अगर 5 डेज 8 आवर्स है इंडिया के बाहर का टूर, तब कितना दिन मानो इंडिया को? 5 डेज या 5.5 डे या 6 डे? बता देता हूं, अगर ये 8 आवर 12 आवर्स से कम है तब इसको आप हाफ डे काउंट करना, मतलब 5.5 डे लेंगे। मान लो टोटल टूर इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर 10 दिन का, जिसमें से 5 डेज 8 आवर्स आप इंडिया के बाहर थे, तो लॉ मानेगा 5.5 डे आप 5.5 डे आप इंडिया के बाहर थे। और सर अगर यही 5 डेज 14 आवर्स होता तब लॉ, क्योंकि 12 आवर या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन है इस पार्ट का, तो इसको लॉ बोलता है 6 डे मान लेंगे इंडिया के बाहर का टूर। तो यहां पर 6 डे कैलकुलेट होगा, आउट ऑफ टोटल 10 था मेरे एग्जांपल में, तो 6 डिवाइड बाय 10 कर लेना, मल्टीप्लाई मेरा चार्ज, उससे आ जाएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो एग्जेम्प्टेड होगा। बट वो एग्जेम्प्ट होगा वो जरूरी नहीं है, वो अमाउंट या 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। यही सब क्लैरिफिकेशन यहां है, आप खुद पढ़ लेना। हो गया एग्जेम्पशन चैप्टर का एकदम लास्ट, सप्लायर आउटसाइड इंडिया का होगा। ये देख लो पहले ही, सप्लायर बाहर का है, तो सर सप्लायर बाहर का है, सर्विस और रिसिपिएंट का बता दीजिए। बताता हूं, कोई भी सर्विस हो एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वेसल के थ्रू इंडिया के बाहर से इंडिया में माल आया, मतलब बताता हूं, वेसल से इंडिया के बाहर से इंडिया में माल आता है तब जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज में। एयरक्राफ्ट से आता है तब एग्जेम्प्ट, और वेसल और एयरक्राफ्ट से इंडिया के बाहर जाता है तब भी एग्जेम्प्ट है। ये सब मैंने पीछे पढ़ाया। वेसल से मंगाते हो तब रिवर्स चार्ज है, उसको छोड़कर कोई भी सर्विस अगर इंडिया के बाहर के आदमी से मंगाया, रिसिपिएंट कौन? गवर्नमेंट वगैरह, या कोई इंडिविजुअल जो इंडिया में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस मंगा रहा है। वापस बता रहा हूं, गवर्नमेंट या तो इंडिया में रिसिपिएंट है, या फिर कोई इंडिविजुअल जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में लिया है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, या ऐसा पर्सन जो खुद इंडिया के बाहर का है, कोई इंडिया के बाहर का पर्सन या चैरिटेबल ट्रस्ट या गवर्नमेंट या इंडिविजुअल नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई भी सर्विस ले एक्सेप्ट वो वेसल से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। इतना ही है। और ये एग्जेम्पशन ओइडार सर्विस के लिए भी है, क्योंकि ओइडार सर्विस के लिए मैंने पढ़ा चुका हूं सेक्शन 14 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, वहां जीएसटी एनटीओआर के केस में लग जाता है, तो आप उसी को रेफर करें। आगे बढ़ता हूं, लास्ट पार्ट एकदम, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस इंडिया के बाहर का पर्सन इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देता है जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, कैटेगरी 2 अगर आपको याद है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो लोग अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में लेते हैं, जीएसटी एग्जेम्प्टेड। इसके साथ ही आपका जीएसटी चैप्टर फिनिश्ड है, एग्जेम्पशन चैप्टर फिनिश्ड है। नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक।